नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे अशोक महान या अशोक सम्राट के बारे में, जो कि मौर्य वंश का एक महान सम्राट था जिसने अखंड भारत का निर्माण जो चंद्रगुप्त मौर्य कर चुका था उसका भी और अधिक विस्तार रूप दिया अशोक ने। और इसी अशोक ने एक वक्त आया जब इसका हृदय परिवर्तन हुआ, जिसने बैरी घोष के स्थान पर धर्म घोष को अपनाया। मतलब अहिंसा को छोड़कर इसने अहिंसा जो करता था, युद्ध लड़ता था, जो खतरनाक एक रूप धारण कर लेता था युद्ध के मैदान में, उसे त्याग कर इसने बौद्ध धर्म की शरण ली और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने में इसकी अहम भूमिका मानी जाती है। किसकी दोस्तों? अशोक सम्राट की। और इसी अशोक सम्राट ने जो ये बौद्ध धर्म आज विभिन्न देशों तक अगर फैला है, उसका रीजन एक अशोक ही है, जो करीबन आगे चलकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाएगा। दोस्तों सोच सकते हैं वो अशोक कितना शक्तिशाली है, जिसने बैरी घोष को छोड़कर धर्म घोष को अपनाया। और जब तक अशोक जिंदा था कोई ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ जिसने भारत की तरफ कभी भी आंख उठाकर देखा हो। अशोक, वो कहते हैं ना दोस्तों कि अशोक ने हथियार चलाना छोड़ा है, भूला नहीं है। समय आने पर वो कभी भी उठा सकता था। जिंदा जी इतना खौफ था लोगों में कि अशोक के नाम से लोग कांपने लग जाते थे। तो आज की क्लास उसी अशोक की होगी दोस्तों। अशोक महान या अशोक सम्राट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है दोस्तों? अशोक महान या अशोक सम्राट। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक किस वंश का शासक था, किस वंश का शासक था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये मौर्य वंश का शासक था। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक के पिता का क्या नाम था, अशोक के पिता का नाम था दोस्तों बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो अशोक की माता का नाम था दोस्तों सुभद्रांगी। क्या था? सुभद्रांगी नाम था इसकी माता का। कई जगह पर यह सुभद्रांगी ऐसे भी मिलता है आप लोगों को, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से नाम लिखे जाते हैं, लेकिन इसकी माता का नाम सुभद्रांगी ही था। बात करते हैं दोस्तों, जो सुभद्रांगी थी माना जाता है एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखती थी, ब्राह्मण परिवार से, और ये वैशाली के अंदर में रहती थी। इसके पिता के द्वारा इसकी कुंडली दिखाई गई थी। उस कुंडली में बताया गया कि ये इसका सुभद्रांगी का जो विवाह है, सुभद्रांगी का जो विवाह है वो किसके साथ होगा? जो सबसे शक्तिशाली सम्राट होगा, सबसे शक्तिशाली सम्राट होगा, यानी भारत के राजा के साथ इसका विवाह होगा। आगे चलकर इसी का विवाह किसके साथ हुआ दोस्तों? बिंदुसार के साथ हुआ। किसके साथ हुआ? बिंदुसार के साथ इसका विवाह हुआ। बिंदुसार कोई और नहीं है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का ही बेटा है। और ये वही बिंदुसार है जिसने किसी प्रकार का कोई राज्य विस्तार ना करके बल्कि इसने जनसंख्या को ही बढ़ाया था। करीबन इसके कुछ ग्रंथों में मिलता है कि इसकी 500 रानियां थी, और उन 500 रानियों से करीबन इसकी कितने संतानों ने जन्म लिया था? 101 संतानों ने जन्म लिया था। उसे बिंदुसार की अगर बात करें दोस्तों, जिसका विवाह सुभद्रांगी के साथ हुआ था, तो सुभद्रांगी के दोस्तों कितने पुत्र थे? सुभद्रांगी के 2 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था दोस्तों अशोक। क्या नाम था दोस्तों? अशोक। और दूसरे का नाम क्या था? तीस्त। क्या नाम था? तीस्त। अगर बात की जाए दोस्तों अशोक की, तो अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? काक वर्ण भी कहा जाता है। इसका मतलब है जिसका रंग कोयले जैसा है, बहुत ही काला होता है, उसी को क्या कहा जाता है? काकवर्ण कहा जाता है। तो अशोक का डायग्राम आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये वही अशोक है जिसने अखंड भारत का विस्तार किया था और जिसने बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। तो इसी अशोक के बारे में आज बात कर रहे हैं दोस्तों। तो पिता का नाम बिंदुसार है, माता का नाम सुभद्रांगी है, और इसका जो सगा भाई था उसका नाम था तीस्त। तीस्त और अशोक को अगर ये दोनों को आप हटा देते हो, 101 में से 2 को अगर आप हटा देते हो दोस्तों, कितने बचते हैं? 99। कहा जाता है अशोक का जो सिंहासन पर बैठना इतना आसान नहीं था। करीबन 99 भाइयों का कत्ले आम किया था इसने, तब जाकर ये राजगद्दी के ऊपर बैठा था और एक अखंड भारत का निर्माण किया था। अपने दम के ऊपर अशोक ने एक साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने बिंदुसार की तरह जीवन व्यतीत नहीं किया था। अगर बात करें दोस्तों, अशोक
जो था इसको बौद्ध ग्रंथ जो है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उनके अनुसार बताया जाता है कि जो अशोक है, इस अशोक ने राजा बनने के लिए करीबन कितने भाइयों को दोस्तों, अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। और हत्या करके बिहार के अंदर ही आज एक वो कुआं है जिस कुएं का नाम है दोस्तों अंगम कुआं। कौन सा दोस्तों, अंगम कुआं नामक एक स्थान, सॉरी ये एक मतलब कुआं था। वो कुआं आज भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहां पर दोस्तों, अगम कुआं नामक वो स्थान है जहां पर वो कुआं है। अशोक ने इसी कुएं में अपने 99 भाइयों की हत्या करके उनको डाल दिया था। आपको पता हो दोस्तों, जिस टाइम अशोक सिंहासन के ऊपर बैठा, उस टाइम महल के अंदर केवल उसके 98 भाई थे। केवल कितने भाई थे, 98 भाई थे। 98 के बाद जो 99 नंबर का जो भाई था, इस भाई की हत्या करने के लिए अशोक ने एक षड्यंत्र रचा था। वो षड्यंत्र क्या था दोस्तों, कि जो 99 नंबर पर भाई था उसका नाम था सुसीम। क्या नाम था दोस्तों, सुसीम नाम था। और ये सुसीम वही है दोस्तों जो कि पाटलिपुत्र का गवर्नर था। किसका दोस्तों, पाटलिपुत्र का क्या था, ये बनाया गया था, इसे गवर्नर बनाया गया था या राज्यपाल बनाया गया था, जहां पर ये नेतृत्व करता था, शासन करता था। जब सुसीम को पता चला कि अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद खुद अपने आप को राजा घोषित कर दिया है, तो राजगद्दी के लालच का इतना ज्यादा भूत सवार हुआ सुसीम को कि उसने पाटलिपुत्र को छोड़कर वो कहां भागा, पाटलिपुत्र से डायरेक्ट वो कहां आया दोस्तों, मगध की तरफ बढ़ा। किसकी तरफ बढ़ा, मगध की तरफ। और यह बात दोस्तों अशोक भी जानता था कि अगर मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो जो 98 भाई जो मेरे महल के अंदर है उनकी तो हत्या मैं यहां पर कर सकता हूं, लेकिन जो एक भाई है वो मेरा कहां पर है, पाटलिपुत्र में है, और उसका नाम होगा सुसीम। सुसीम को मारने के लिए क्या किया दोस्तों, अशोक जानता था कि सुसीम आएगा, तो मान लेते हैं ये पाटलिपुत्र में प्रवेश करने का प्रवेश द्वार है। ठीक है दोस्तों, इसने क्या किया, अशोक ने पाटलिपुत्र के बाहर जो है यहां पर एक मार्ग में खड्डा खुदवा दिया था। उस खड्डे में इतने कोयले रखे गए थे कि वो आग ज्वलनशील, और उस कोयलों के ऊपर से इस प्रकार उस भूमि को ढक दिया जाता है कि बाहरी अगर कोई व्यक्ति वहां से गुजरे उसको नहीं पता लगे कि इस जगह पर वो कोई खाई है और उस खाई में भी कोई कोयला है। जैसे ही सुसीम किसकी तरफ, पाटलिपुत्र की तरफ से मगध में प्रवेश कर रहा था, तो उसका जो घोड़ा है वो उस खड्डे में, उस खाई में जा गिरा और उसमें जलकर सुसीम की मृत्यु हो जाती है। तो माना जाता है अशोक का सिंहासन पर बैठना, अशोक का महान बनना इतना आसान नहीं था। अपने 99 भाइयों का कत्ले-आम किया था उसने, और उन सब को मारकर उसने जो बिहार में अगम कुआं नामक जो स्थान है वहां उस कुएं के अंदर में उन सभी भाइयों को डाल दिया था। इस बात की जानकारी हमें कहां से मिलती है दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है उन ग्रंथों से हमें इस चीज की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जब ये अपने भाइयों को मार देता है, मारने के बाद अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अशोक राजगद्दी पर कब बैठा, तो अशोक बैठा दोस्तों 269 के ईसा पूर्व यानी 259 के अंदर में क्या करता है, सिंहासन के ऊपर बैठता है, और तभी इसने अपना राज्य अभिषेक करवाया था। लेकिन अगर बात यह की जाए कि राज्य अभिषेक करने के बाद अशोक ने दोस्तों एक युद्ध लड़ा था। राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के बाद अशोक के द्वारा एक युद्ध लड़ा गया था, जिस युद्ध की अगर हम बात करते हैं वो युद्ध है दोस्तों कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध है, कलिंग का युद्ध। अगर कलिंग के युद्ध की बात की जाए दोस्तों, तो यह युद्ध राज्य अभिषेक होने के बाद, कितना, राज्य अभिषेक होने के ठीक 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये युद्ध लड़ा गया था। और ये युद्ध की अगर बात की जाए दोस्तों, अगर आपसे प्रश्न पूछ ली जाए कलिंग युद्ध की, तो 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व के अंदर कौन सा युद्ध लड़ा गया था,
कलिंग का युद्ध जो बहुत ही भयानक था, बहुत ही खतरनाक था, उसकी कल्पना करने मात्र से ही हमारा रूह कांप जाती है। तो सोच के देखिएगा उस युद्ध में उन लोगों का क्या हुआ होगा जो लोग उस टाइम कलिंग नाम के क्षेत्र में थे। अगर बात की जाए दोस्तों, कलिंग का जो राजा था, कलिंग का जो उस टाइम राजा था, उसका नाम था नंदराज। क्या था दोस्तों? नंद राज था। और कलिंग की अगर हम राजधानी की बात की जाए दोस्तों, कलिंग की राजधानी की बात की जाए दोस्तों, तो राजधानी थी तोसली। क्या नाम था दोस्तों? तोसली थी। अगर बात की जाए इस युद्ध के पीछे जो कारण था दोस्तों, इस युद्ध के पीछे जो कारण था, वो कारण था दोस्तों हाथी। क्या थे दोस्तों? हाथी। अब सुनो ध्यान से, इसका मुद्दा क्या था? कलिंग चाहता था अपनी सेना को और अधिक मजबूत करना चाहता था, और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए वो अपने सेना में और अधिक मात्रा में हाथियों का प्रयोग करना चाहता था। अगर उस टाइम भारत की बात की जाए तो उस टाइम भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में जो हाथी थे दोस्तों, वो केवल कलिंग नाम के क्षेत्र में थे, क्योंकि कलिंग एक जंगली एरिया था और जंगली एरिया के अंदर में हाथी सर्वाधिक मात्रा में थे। यह बात अशोक जानता था कि कलिंग में हाथी है। अशोक ने सबसे पहले यहां कलिंग के जो राजा थे नंदराज, नंदराज के पास पत्र भिजवाया कि मुझे आपके क्षेत्र में जो हाथी है मुझे वो चाहिए, अपने सेना में शामिल करना है। तो नंदराज ने क्या किया दोस्तों? मना कर दिया। मना करने के पीछे कारण ये था दोस्तों, जो हाथी है वो जंगली होते हैं और वो जल्दी चिमक जाते हैं। किसी ना किसी चीज से जब वो चिमक जाते हैं तो वो भड़क जाते हैं और उसी वजह से उनको शांत कर पाना नामुमकिन होता है और वो उस टाइम हाहाकार मचा देते हैं, लोगों को मारने लग जाते हैं। तो इसी कारण नंदराज नहीं चाहता था कि जो ये जंगली हाथी है ये कभी सेना के अंदर में शामिल हो, क्योंकि दोस्तों अगर सेना में शामिल करना होता तो नंदराज भी एक शासक था, ये भी अपनी सेना में हाथियों को शामिल कर सकता था, लेकिन इसने जनता को ध्यान में रखते हुए, लोगों को ध्यान में रखते हुए हाथियों को सेना में शामिल नहीं किया और ना ही उसने अशोक को शामिल करने के लिए हाँ की। अब अशोक को जैसे ही मना किया तो अशोक के रूह कांप गए। अशोक बोला कोई भी मेरे सामने मतलब झुकता, मतलब कोई भी मेरे को किसी काम के लिए मना नहीं कर सकता। मैं अपने दम पर अपने सिंहासन पर बैठा हूं, जो कि अपने 99 भाइयों का सरेआम कत्ल किया है मैंने। और ये कलिंग जो एक छोटा सा मतलब अपने आप एक क्षेत्र है और मैं तो अखंड भारत का निर्माता हूं, एक तौर पे पूरे भारत पर शासन कर रहा हूं, और उसे भारत के राजा को नंदराज ने मना कर दिया। इतना बड़ा कितना शक्तिशाली है वो नंदराज, उसी को देखते हैं। तो इसी कारण दोस्तों कलिंग के ऊपर अशोक ने क्या किया? आक्रमण किया, जो कि 261 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ था। उसमें नंदराज को मार दिया जाता है और नंदराज का यानी जो आपका कलिंग नाम का जो क्षेत्र था, इसकी राजधानी थी दोस्तों तोसली। इस तोसली पर अशोक ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अधिकार करके यहां से जो हाथी थे उनको अपनी सेना में शामिल कर लिया। इस युद्ध में इतना हाहाकार मचाया अशोक ने कि जो भी इसकी तलवार के सामने आया, चाहे वो महिला हो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उन सब का सरेआम कत्ल कर दिया। और जब सारे लोगों को मौत के घाट पर उतार देता है, जब इसका गुस्सा शांत हुआ, तब इसको एहसास हुआ एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के ऊपर बैठकर रो रहा था, जो कि मर चुकी थी। तो अशोक ने सोचा क्या मैं इतना ज्यादा क्रूर हूं कि मैंने एक बच्चे को अपनी मां से अलग कर दिया? तो ऐसा सिंहासन, ऐसी राजगद्दी किस काम की? तो इसीलिए दोस्तों अशोक को वो जो पीड़ा थी, जो कलिंग युद्ध में हाहाकार मचाया था, उसने सरेआम कत्लेआम किया था, उसी का इतना ज्यादा दुख हुआ कि उसने तलवार को त्याग दिया। उसने कसम खाई कि मैं जिंदगी में कभी भी तलवार नहीं उठाऊंगा, ना ही कभी युद्ध करूंगा। लेकिन दिक्कत यह थी दोस्तों उसे कि वो पीड़ा जो उसने उस युद्ध में हाहाकार मचाया था, वो उसके जीने नहीं दे रही थी। उसको बार बार रातों को भी वो चौंका रही थी वो घटना। इसीलिए उससे बचने के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब देखते हैं दोस्तों आगे की घटना कि राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में अशोक यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। यह बात मैंने आपको अभी अभी बता दी है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो कलिंग की राजधानी थी दोस्तों वो तोसली थी। राजा कौन था? कलिंग का नंदराज था और राजधानी तोसली। और कारण क्या था दोस्तों इस पर आक्रमण करने का? हाथी को प्राप्त करना। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात की जाए कि अभी अभी जो मैंने आपको कलिंग युद्ध बताया है, अभी अभी जो मैंने आपको कलिंग युद्ध बताया है दोस्तों, अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कलिंग युद्ध की जो जानकारी है,
कलिंग युद्ध की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें आर्थिक गुफा अभिलेख से मिलता है। कहां से मिलता है? आर्थिक गुफा अभिलेख से मिलता है। और ये अभिलेख से जो है ये आपका ये कलिंग के अंदर ये दोस्तों जो कि एक पत्थर पर लिखा हुआ है। अगर बात करें दोस्तों कलिंग में हुए भीषण नरसंहार, मतलब सरेआम जो कत्ल किया गया था, जो लोगों को मारा गया था अशोक के द्वारा, उससे देखकर अशोक का जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया। और अशोक ने क्या किया दोस्तों? भैरी घोष, अर्थात क्या है भैरी घोष का मतलब क्या है दोस्तों? जो ये अहिंसा के रास्ते पे चला हुआ था, मतलब जो ये लोगों को मार रहा था, इसने जो युद्ध का जो तरीका अपनाया हुआ था, जो राज्य विस्तार के लिए इसने जो कलिंग का युद्ध किया था, मतलब अपनी तलवार को त्याग दिया। भैरी घोष का मतलब है युद्ध विधि को त्याग के इसने किसे अपना लिया दोस्तों? धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? धर्म को अपनाया। मतलब सभी धर्मों को समानता दी। अपने उस पीड़ा से उभरने के लिए, किस पीड़ा से? कलिंग के युद्ध की जो इसे पीड़ा हुई थी, इससे उभरने के लिए इसने धर्म की सहिष्णुता को अपनाया। मतलब सभी धर्मों को समानता दी, लेकिन इसने जो खुद जिस धर्म को माना वो बौद्ध धर्म था, लेकिन बौद्ध धर्म को इसने राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया। ये जानता था कि हर एक व्यक्ति का अपना एक धर्म होता है, लोगों से किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती। तो इसीलिए इसने धर्म घोष को अपनाया था। और कहा जाता है दोस्तों इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाती। क्या नाम था? कारुवाती। ये कारुवाकी गलत है दोस्तों, इसका नाम था कारुवाती। कारुवाती पत्नी जो थी, इसके कहने पर, इसकी पत्नी के कहने पर अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था दोस्तों? तो इसने अपनाया था बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। अब दिक्कत यह थी अशोक नहीं जानता कि बौद्ध धर्म में किस प्रकार के नियम है, किस प्रकार की प्रथा है, वो बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। इसीलिए दोस्तों इसका एक भतीजा था, जो अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था दोस्तों? निग्रोध। अगर बात की जाए निग्रोध भतीजा कैसे हुआ, तो निग्रोध के पिता का नाम था दोस्तों सुसीम। पिता का नाम क्या था? सुसीम। जैसे ही अशोक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा, तो उसमें सुसीम को भी मारा गया था। और सुसीम का बेटा जो था वो था निग्रोध। निग्रोध को पता लग चुका था कि अशोक सभी को मार रहा है, तो निग्रोध अपने जान बचाकर बौद्ध धर्म की शरण ले लेता है और बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। जैसे ही निग्रोध बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा था, तो उसकी मुलाकात हो जाती है अशोक से अचानक। निग्रोध डर रहा था कि कहीं ना कहीं उसने मेरे पिता को मारा है तो अब वो मुझे भी मारेगा। लेकिन निग्रोध से जब अशोक ने बात की, तो अशोक ने पूछा कि आपने ये भेष कैसा धारण किया है? तो बोला मैं बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, मुझे कोई राजगद्दी नहीं चाहिए, मुझे आपके शासन से कोई मतलब नहीं है, मैं मोह माया को त्याग चुका हूं। फिर अशोक ने पूछा कि बौद्ध धर्म क्या है, उसकी जानकारी के लिए वो प्रेरित हुआ। मतलब अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति जो था वो निग्रोध था दोस्तों, और इसने प्रेरित किया था बौद्ध धर्म का। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों, अगर अशोक को बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी गई थी, अशोक को जो बौद्ध धर्म है, इस बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी गई थी वो दी गई थी उपगुप्त के द्वारा। किसके द्वारा दी गई थी? उपगुप्त के द्वारा। मतलब देखो दोस्तों, पत्नी के कहने पर अशोक, पत्नी कौन? कारुवाती के कहने पर अशोक बौद्ध धर्म को अपनाना चाहता था। लेकिन अचानक उसकी मुलाकात हो जाती है निग्रोध, जो कि इसका भतीजा था। उसने बौद्ध धर्म की मोटी मोटी जानकारी दी अशोक को। अब अशोक की जिज्ञासा हुई कि वो बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करे, और शिक्षा जो अशोक को दी गई थी वो दी गई थी किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा। इस प्रकार करके अशोक जुड़ जाता है बौद्ध धर्म से। अब बात करते हैं दोस्तों आगे इसमें क्या लिखा गया है कि कारुवाती के कहने पर अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को अपनाया था। और कारुवाती जो है ना दोस्तों, इसका एक पुत्र भी था जो आगे चलकर आपको नाम मिलेगा तीवर। क्या नाम है दोस्तों उसका? तीवर है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध में ही अशोक ने हथियार त्याग दिया था, मतलब बैरी घोष को छोड़ दिया था और उसकी जगह धर्म घोष को अपना लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सुसेन का जो बेटा था निग्रोध, उसने बौद्ध धर्म के लिए अशोक को क्या किया था, प्रेरित किया था अपनाने के लिए, उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी दी थी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दी थी। नेक्स्ट दोस्तों, बैरी घोष के स्थान पर, अब देखो अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया है, तलवार तो वो पहले भी त्याग चुका है, युद्ध विधि तो वो पहले भी त्याग चुका है। लेकिन अगर बात की जाए अशोक की धम्म नीति की, तो अशोक जब बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर लेता है तब उसने बैरी घोष को पूर्ण रूप से त्याग कर उसकी जगह धम्म को अपना लिया था, यानी धर्म को अपना लिया था। और धम्म को मतलब इसने कौन सा अपनाया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बौद्ध धर्म को जो संरक्षण दिया गया था वो सरकारी धर्म घोषित ना करके, बल्कि उसको मनमाने तरीके से, मनमाने तरीके का मतलब है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर बौद्ध धर्म अपनाना चाहता है तो वो अपना सकता है। लेकिन अशोक ने कभी भी किसी के भी साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसने कहा कि मैं खुद तो बौद्ध धर्म का अनुयायी हूं, मैं खुद मानता हूं, लेकिन आप लोगों की मर्जी है, आप मेरी प्रजा हो, आपको जो जी करे आप उस धर्म को अपना सकते हो। मैं किसी भी धर्म को कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं कर रहा हूं। अगर इसका मतलब यह नहीं कि राजा ने बौद्ध धर्म अपनाया तो प्रजा भी बौद्ध धर्म अपनाए। मतलब कहने का बात तात्पर्य यही है दोस्तों कि अशोक ने बौद्ध धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में काम किया था। वो देखेंगे क्या क्या काम किया। अभी आप इतना समझिए कि अशोक की जो पहली पत्नी थी उसका नाम था कारुवाती। क्या नाम था दोस्तों, पहली पत्नी थी जिसका नाम था कारुवाती, जिससे वो सबसे अधिक लगाव था, उसका सबसे ज्यादा प्यार वो कारुवाती से करता था। अब बात यह दोस्तों, अशोक की दूसरी पत्नी है जिसका नाम कई जगह पर मिलता है देवी। क्या मिलता है, दूसरी पत्नी का कई जगह नाम मिलता है देवी और कई जगह मिलता है महादेवी। क्या मिलता है, महादेवी। कहा जाता है महादेवी का जो संबंध है वो विदिशा से है। किस क्षेत्र से दोस्तों, विदिशा। और विदिशा कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में। कहां पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। तो अशोक की एकमात्र ऐसी पत्नी है दोस्तों देवी या महादेवी, जो कि अशोक से जब उसकी शादी हुई थी, अशोक से जब शादी हुई थी तब उस टाइम वो बौद्ध धर्म की अनुयायी थी। क्या थी दोस्तों, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी, बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं, जो देवी या फिर महादेवी है इसके जो संतान थी, मतलब दोस्तों जो देवी यानी महादेवी की हम बात कर रहे हैं ये विदिशा से थी और इसने बौद्ध धर्म को मानने वाली एकमात्र अशोक की पत्नी थी। इसी का बेटा था महेंद्र, यानी इसकी जो संतान है दोस्तों वो संतान कौन कितनी थी, इसकी 2 संतान थी। अगर उन 2 संतानों की बात की जाए, नंबर 1 पर था दोस्तों महेंद्र। क्या नाम था, महेंद्र। और नंबर 2 पर अगर बात किया जाए दोस्तों तो उसका नाम था संघमित्रा। क्या नाम था, संघमित्रा। संघमित्रा थी बेटी और महेंद्र था पुत्र, मतलब बेटा। इन दोनों को आगे चलकर अशोक बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार करने में के लिए इनको कहां भेजेगा दोस्तों, श्रीलंका। कहां भेजेगा, श्रीलंका भेजेगा। अब इसका कारण क्या था, देखिएगा, अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपनाया और जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया उसके लिए प्रेरित करने वाली कारुवाती इसकी पत्नी थी पहली। लेकिन एकमात्र अशोक की वो पत्नी जो बौद्ध धर्म की अनुयायी पहले से ही थी, जो बौद्ध धर्म को मानती थी, वो थी देवी या फिर महादेवी। महादेवी के संतान जो कि अपनी माता से भी प्रभावित थी और आगे चलकर इन्होंने देखा कि अशोक जो इनका पिता था इससे भी प्रभावित हुए और उन्होंने जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते उनमें सबसे ज्यादा योगदान जो दिया था वो देवी या महादेवी की संतान महेंद्र और संघमित्रा ने दिया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं कि अशोक की तीसरी जो पत्नी है उसका नाम था असधिमित्रा नाम से इसकी तीसरी पत्नी थी, जिसका जो कि केवल मतलब शासन पर ही, मतलब क्या है दोस्तों कि अशोक ने तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था, लेकिन अगर बात किया जाए सियासन को किसने संभाला था, तो उस टाइम सियासन को संभालने वाली जो अशोक की पत्नी थी उसका नाम था असंधमित्रा। असंधमित्रा की अगर बात की जाए दोस्तों, ये पाटलिपुत्र में ही रहती थी, पाटलिपुत्र में ही रहती थी और शासन का संचालन
संचालन करती थी। किसका संचालन करती थी दोस्तों? शासन का क्या करती थी? ये संचालन करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक की अंतिम पत्नी, मतलब अशोक का 4 विवाह हुआ था। कुछ जानकारियों के आधार पर 4 है, कई जगह पर इसका 1 विवाह मिलता है, कई जगह पर 2 मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग है, लेकिन हम डिटेल से बात कर रहे हैं। तो अशोक की जो चौथी पत्नी थी दोस्तों, उसका नाम था तिष्य रक्षा। क्या थी? तिष्य रक्षा। अब देखो, कई महिलाओं का व्यवहार अच्छा होता है, कई महिलाओं का खराब होता है, वो उनके संस्कार पर ही मायने रखता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों, जो तिष्य रक्षा थी, इसका जो व्यवहार है वो अधिक मात्रा में खराब था। किसके प्रति ज्यादा खराब था दोस्तों? वो थे संघमित्रा के। किसके दोस्तों? संघमित्रा के प्रति सबसे ज्यादा खराब व्यवहार था। अब संघमित्रा कौन है? ये कौन है दोस्तों? जो देवी थी या फिर महादेवी उसकी बेटी थी। एक तौर पर अशोक की बेटी यह संघमित्रा थी, लेकिन इसके प्रति सबसे ज्यादा जो व्यवहार, मतलब चिड़चिड़ा स्वभाव रखने वाली थी, उसका नाम था तिष्य रक्षा। नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म अपना लिया जब अशोक ने, तो उसके बाद उसने जो राज्य अभिषेक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अशोक का जो राज्य अभिषेक होने के बाद कब हुआ था दोस्तों? 269 ईसा पूर्व में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। इसके बाद ठीक इसने 8 वर्ष बीत चुके थे दोस्तों। 8 वर्ष बीतने के बाद इसने एक यात्रा निकाली, उस यात्रा को कहा धर्म यात्रा। कौन सी दोस्तों? धर्म यात्रा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष के बाद धर्म यात्रा की थी? तो 8 वर्ष के बाद धर्म यात्रा की थी। अब वो धर्म यात्रा किन किन स्थानों पर करता है दोस्तों? तो वो गया था, बोध गया भी गया, नासिक में गया, लुम्बिनी में गया। कहां गया? लुम्बिनी में गया, कपिल वस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती, ये सारे वो स्थान है दोस्तों जिनसे संबंध था महात्मा बुद्ध का। और उन सभी स्थानों पर जाता है अशोक, जो कि अपने राज्य सिंहासन के करीब 8 वर्ष बाद यात्रा करता है। अशोक शासन का जो, मतलब अशोक जब शासन करते हुए इसे 10 वर्ष हो चुके थे, उसके बाद वो जहां गया वो स्थान था बोध गया। कौन सा स्थान था दोस्तों? बोध गया। और 20वें वर्ष वो गया था लुम्बिनी। कहां गया था? लुम्बिनी। अब देखो दोस्तों, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे क्रम के आधार पर। ये देखो, मैंने यहां पर लिख दिया बोध गया, नासिक, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ और श्रावस्ती। ये सारे वो स्थान है जहां पर अशोक गया था। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे स्पेशल अलग से पूछ लिया जाए कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गया था, बोध गया था जो कि बिहार में है, वो गया था 10वें वर्ष। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए अशोक राज्य अभिषेक के कितने वर्ष के बाद वो लुम्बिनी गया था, तो आपका आंसर होगा 20 वर्ष में बाद। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक ने लुम्बिनी जो क्षेत्र था उसको जो कर था, वहां पर जो कर लगाया गया था या जो टैक्स था दोस्तों, वो नाम मात्र कर दिया। कई जगह पर यह भी मिलता है कि अशोक लगभग उन सभी स्थानों पर जहां से संबंध था महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध का, उस सारे स्थानों से उसने जो टैक्स ये वसूली करता था, वहां पर कई जगह पर उसने टैक्स पूर्ण रूप से हटा दिया और कई जगह पर नाम मात्र का टैक्स कर देता है, क्योंकि उन स्थानों का संबंध किससे है? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध से है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक के समय बौद्ध धर्म की तीसरी सभा का आयोजन हुआ था। और बौद्ध धर्म की तीसरी सभा को इसमें क्या कहा गया? तीसरी बौद्ध संगति, जो कब हुई थी दोस्तों? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। अब आपसे यह पूछता है कि बौद्ध धर्म की तीसरी सभा का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों, पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि उस टाइम शासक कौन था जब बौद्ध धर्म की तीसरी सभा का आयोजन किया गया था, तो अशोक था। कौन था दोस्तों? अशोक था। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि तीसरी बौद्ध सभा के टाइम में उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो मोगलीपुत्र तिस्त उस टाइम बौद्ध धर्म का अध्यक्ष, बौद्ध धर्म की जो सभा जो तीसरी का आयोजन हुआ था उसका क्या था दोस्तों? ये अध्यक्ष था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक ने
बौद्ध धर्म को तो प्रचार प्रसार किया, लेकिन किसी दूसरे धर्म के साथ इसने किसी प्रकार की अहिंसा नहीं की। इसका प्रमाण यह है दोस्तों कि अशोक ने आजीवक जो संप्रदाय था, मतलब मोगल जो पीछे आपको बताया था कि मोगलपुत्र गोसाल के द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की जाती है, वही आजीवक संप्रदाय है दोस्तों। उसी संप्रदायों को अशोक ने गया नाम का स्थान है, गया नाम का स्थान कहां पड़ता है दोस्तों? बिहार में। कहां पड़ता है? बिहार में। और इसी गया नाम के स्थान में पहाड़ी है, जिस पहाड़ी का नाम है बराबर की पहाड़ी। बराबर की पहाड़ी कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? बराबर की पहाड़ी। और इसी पहाड़ी के अंदर में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। 4 गुफाओं का क्या करवाता है? अशोक निर्माण करवाता है। अब वो 4 गुफाओं का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों के लिए किया गया था या किस संप्रदायों को वो दिया गया था? तो वो था दोस्तों आजीवक संप्रदाय। और आजीवक संप्रदाय को 4 गुफा दान में देने वाला शासक था अशोक। वो 4 गुफा कौन सी है? आपको पूछ भी सकता है क्रम से। तो पहले गुफा का नाम था सुदामा, दूसरे का नाम था कर्ण, तीसरे का नाम था चौपड़। क्या नाम था दोस्तों? ये रहा चौपड़। तीसरी गुफा का नाम था चौपड़ और 5वीं का नाम था विश्व झोपड़ी। सॉरी, पहले का नाम था सुदामा, दूसरे का नाम था कर्ण, तीसरे का नाम था चौपड़, 5वें का नाम था अरे यार फिर गलती। पहले का नाम था दोस्तों सुदामा, दूसरे का नाम था कर्ण, तीसरे का नाम था चौपड़ और चौथी का नाम था विश्व झोपड़ी। यानी विश्व झोपड़ी को मैं बार बार 5वें नंबर पे ला रहा था, यही बार बार मिस्टेक हो रही थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक ने कश्मीर के अंदर में, अब देखो अशोक के टाइम में कश्मीर में विद्रोह हुआ था। अशोक ने उस कश्मीर के अंदर में विद्रोह को शांत किया और शांत करके उसी कश्मीर में एक नगर की स्थापना की थी। कश्मीर में एक नगर की स्थापना करता है, कौन करता है दोस्तों? अशोक करता है। और वो नगर कौन सा है दोस्तों? तो श्रीनगर। आज जिस श्रीनगर को आप देख पा रहे हो, उस श्रीनगर की स्थापना करने वाला अशोक था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक भारत का पहला एकमात्र ऐसा शासक है दोस्तों जिसने अभिलेख लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे दोस्तों? अभिलेख लिखवाए थे। यानी भारत का पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाए वो अशोक था। अब अभिलेख क्या होता है, स्तंभ क्या होता है, शिलालेख क्या होता है? ये सारे एक ऐसे माध्यम है दोस्तों जिस पे राजा अपने आदेश या अपने द्वारा किए गए प्रसिद्ध कार्य उनका उस पर विस्तार पूर्वक वर्णन होता है, राजा को उसमें जिक्र किया जाता है। तो ये सारा संदेश जो लिखवाया जाता था वो जनता तक सूचना सही समय तक पहुंच जाए, इसीलिए लिखवाया जाता था। और वो सारे जानकारी लिखवाने वाला भारत का पहला सम्राट है अशोक। और अगर बात ये की जाए कि इसको जो अशोक को अभिलेख लिखने की जो मतलब प्रेरणा है, मतलब अशोक जो अभिलेख लिखने की जो शुरुआत करता है भारत में, तो किसी से तो ये प्रेरित हुआ था, किसी से तो इसने सीखा होगा। उसका नाम है दोस्तों डेरियस। क्या नाम है दोस्तों? डेरियस। और डेरियस कई जगह पर तो डेरियस नाम मिलता है और कई जगह पर मिलता है दारा, जो कि कहां का शासक था दोस्तों? ईरान का शासक था। ईरान का शासक डेरियस या फिर दारा वो था जो कि विश्व में पहला शासक जिसने अभिलेख लिखवाए थे। और इसी से प्रेरणा लेकर अशोक ने भारत के अंदर में अभिलेख लिखवाए थे। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, भारत में अभिलेख लिखने की परंपरा का जनक या इसकी शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो अशोक को जाता है। लेकिन अगर बात की जाए अशोक किसके अभिलेखों से प्रेरित हुआ है, तो डेरियस से या राजा दारा से यह प्रेरित हुआ था जो ईरान का था। अशोक ने अभिलेखों की जो भाषा थी ना दोस्तों, उसमें कितनी लिपियों का प्रयोग किया है? 4 लिपियों का प्रयोग किया है। मतलब अशोक 4 तरीके से अभिलेखों को लिखवाता था। उसमें पहला तरीका जिस तरीके को अपनाया गया था वो था दोस्तों ब्राह्मणी लिपि। कौन सी थी दोस्तों? ब्राह्मणी लिपि को इसने अपनाया था। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्राह्मणी लिपि जो है ये कहां पर देखने को मिले? तो बात करें दोस्तों, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो अभिलेख मिले हैं, भारत में सर्वाधिक मात्रा में जो अभिलेख मिले हैं वो ब्राह्मणी लिपि से मिले हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए ब्राह्मणी लिपि में किस प्रक्रिया से लिखा जाता है, तो इसमें बाईं ओर से शुरू करके दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब बाएं से लेकर दाएं
तक लिखने की जो प्रक्रिया है वो है आपकी ब्राह्मणी लिपि। आज वर्तमान में हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं ये हिस्सा कौन सा है, तो ये हिस्सा हमारा है दायां, कौन सा है दायां, और ये हिस्सा हमारा कौन सा है बायां। तो मतलब यहां से लिखना और यहां तक आना, यहां से लिखते हुए यहां तक आना, ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी ब्राह्मणी लिपि कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पे, खरोष्टी लिपि। किसकी बात करते हैं, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि हमें कहां पर देखने को मिली है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर में। कहां पर देखने को मिली है, पाकिस्तान के अंदर में। अगर बात करें दोस्तों इस लिपि में किस प्रकार लिखा जाता है, तो इस लिपि में लिखा जाता है दाएं से बाईं ओर। मतलब देखो, अगर बात की जाए दोस्तों ब्राह्मणी लिपि की, तो ब्राह्मणी लिपि आपकी कहां से होती है, बाएं से लेकर दाएं तक है। कहां, दाएं तक है। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए खरोष्टी लिपि कहां से शुरू होती है, तो खरोष्टी होती है दाएं से लेकर, ये दायां है, और दाएं से बाईं ओर, मतलब ये इस प्रकार लिखी जाएगी। और ये किस प्रकार लिखी जाती है, ये इस प्रकार लिखी जाती है। क्लियर है दोस्तों। ये खरोष्टी लिपि कहां पर देखने को मिली, पाकिस्तान के अंदर में। और ब्राह्मणी लिपि कहां पर देखने को मिली, अफगानिस्तान के, सॉरी भारत के अंदर में देखने को मिली। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पर, जो हमारी है वो है अरमाइक लिपि। नंबर 3 पर कौन सी है दोस्तों, हमारी अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि जो है दोस्तों ये कहां पर मिली है, अफगानिस्तान में मिली है। ब्राह्मणी लिपि भारत के अंदर में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान के अंदर में, और जो अरमाइक लिपि है अफगानिस्तान के अंदर में मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगली जो लिपि है नंबर 4 पर, वो है आपकी ग्रीक लिपि। कौन सी लिपि है दोस्तों, ग्रीक लिपि। अगर इस लिपि की बात की जाए तो ग्रीक लिपि का भी विस्तार कहां से मिला है, अफगानिस्तान से मिला है। अशोक के जो शिलालेख है उनमें सर्वप्रथम, मतलब देखो दोस्तों 4 लिपियां थी, ब्राह्मणी थी, खरोष्टी थी, अरमाइक थी, और हमारे ग्रीक लिपि, चारों लिपियां हैं। अगर आपसे बात ये कर ली जाए कि अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं और उनमें 4 लिपियों का प्रयोग किया है, तो उन अभिलेख जितने भी अशोक ने लिखवाए हैं उनको पढ़ने का काम किसने किया था। अगर किसी व्यक्ति ने पढ़ा है तो उस अभिलेखों को किसी ने तो खोजा भी तो होगा। तो अगर ये पूछ लिया जाए अशोक के अभिलेखों को किसने खोजा था, तो अशोक को अभिलेख को खोजने वाला था दोस्तों टी फेन्यूलर। इनके द्वारा खोजा गया था 1750 में। किसको खोजा गया था, अभिलेखों को खोजा गया था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे यह पूछा जाए कि जो खोजा है टी फेन्यूलर ने, किसने खोजा है, टी फेन्यूलर ने खोजा है, और इनको पढ़ने का काम किसने किया है, तो जेम्स प्रिंस ने किया है। किसने किया है दोस्तों, जेम्स प्रिंसेस ने इसको पढ़ने का। अब कब पढ़ा था दोस्तों, 1837 में पढ़ा था। मतलब अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 में हुई थी। अब 1750 से लेकर 1837 तक का टाइम पीरियड लग गया दोस्तों इनको सही मात्रा में समझने के लिए। अब बात करते हैं अशोक के द्वारा दोस्तों कुछ शिलालेख लिखवाए गए हैं। शिलालेख मतलब पत्थर पे कुछ मतलब संदेश लिखवाए गए हैं, उन संदेशों की बात हो रही है। और उनमें सबसे प्रमुख जो शिलालेख है ना दोस्तों वो 13 है। कितने हैं, 13 हैं। अब बात करते हैं अशोक का जो पहला शिलालेख है उस पे किस चीज की जानकारी मिलती है। अशोक ने कहा कोई भी व्यक्ति अहिंसा नहीं करेगा, मतलब हमारे कारण किसी दूसरे व्यक्ति को परेशानी नहीं होनी चाहिए, अशोक का बर्दाश्त नहीं होगा। नंबर 2 पे पहले शिलालेख पे उसने लिखा हुआ था अहिंसा, और साथ में लिखा हुआ था पशु बलि पर रोक, क्योंकि प्राचीन टाइम में नई नई प्रथाएं प्रचलित में आ रही थी और उन प्रथाओं में पशुओं की बलि दी जा रही थी। और उस टाइम अधिकतर मात्रा में मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था, और कृषि में ज्यादातर मात्रा में पशुओं की मदद ली जाती थी। अब लोग क्या कर रहे हैं, अंधविश्वास में चलते हुए वो पशुओं की बलि दे रहे थे। अब इसीलिए अशोक ने कहा कि कोई भी पशु बलि नहीं देगा और ना ही अहिंसा पर बल देगा। ये पहले शिलालेख पे है। नंबर 2 पे बात करते हैं तो अशोक ने चिकित्सा का उल्लेख मिलता है। मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है, अब कई जगह पर चिकित्सा में अगर बात की जाए तो कोई मानव का भी कह सकता है और कोई कह सकता है कि पशुओं के बारे में, तो इसमें अशोक ने दोनों का वर्णन किया है।
नंबर 2 पे जो दूसरा शिलालेख उसमें कहा गया है चिकित्सा, चाहे फिर वो मानव की हो चाहे वो पशुओं की हो, चिकित्सा दोनों के लिए आवश्यक है, उसका उल्लेख किया गया है। और इसी में इसमें अशोक ने दूसरा शिलालेख में किसका वर्णन किया हुआ है दोस्तों? दक्षिण भारत का। किसका वर्णन किया है? दक्षिण भारत का। और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख जो वंश है उनकी जानकारी मिलती है। अब देखो, जो चोर चेल पांड्य जो दक्षिण भारत के प्रमुख शक्तिशाली वंश थे, उनका वर्णन अशोक के दूसरे शिलालेख में भी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्तों, तो ये तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, और वो 6ठी शताब्दी के बाद की बात आएगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं तो ये एक मतलब गलत ही है कि अशोक के ने आगे आने वाली पहले की घटनाओं का, मतलब आगे आने वाली जो घटनाएं उनका पहले वर्णन कैसे कर दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये जो अभिलेख मिल रहे हैं वो किसी और व्यक्ति के द्वारा लिखा गया हो या किसी और शासक ने लिखवाया हो, तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतिहासकारों का मानना यही है कि जो दूसरा शिलालेख है उसमें चिकित्सा का भी उल्लेख है और दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है उनकी भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नंबर 3 पर। नंबर 3 पर जो है शिलालेख मिला है उसमें 3 अधिकारियों की चर्चा की गई है। अशोक ने 3 अधिकारी नियुक्त किए थे। नंबर 1 पर था राजुक, क्या नाम था दोस्तों? राजुक। और नंबर 2 पे था युक्तक, क्या नाम था? युक्तक। और नंबर 3 पर था प्रदेशक, क्या नाम था? प्रदेशक है। ये 3 अधिकारियों को अशोक ने नियुक्त किया था। किस चीज के लिए? इन तीनों को कहा कि आप मेरा जहां तक भी क्षेत्र है वहां तक आप भ्रमण करो और प्रत्येक 5 वर्ष में आप मुझे उन समस्त क्षेत्र का क्या दोगे? रिपोर्ट दोगे। और वो जो रिपोर्ट होगी वो धर्म संबंधी नियमों की होगी कि समाज में किस प्रकार की प्रथाएं चल रही है, किस प्रकार के नियम बने हुए हैं, क्या उनसे लोगों को फायदा हो रहा है या क्या किसी नियम से किसी का शोषण हो रहा है। तो इसीलिए अशोक के द्वारा तीसरे शिलालेख में जो चर्चा करवाई गई है वो राजुक नाम का अधिकारी है, युक्तक नामक का अधिकारी है और प्रदेशक नामक अधिकारी। 3 अधिकारियों को वो नियुक्त करता है जो धर्म संबंधी नियमों की पड़ताल करके 5 वर्षों में अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे? अशोक को सौंपेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नंबर 4 पर जानकारी मिलती है कि जो भैरी घोष के स्थान पर अशोक ने किसको अपनाया था? धर्म घोष को। मतलब युद्ध विधि को छोड़कर उसने धर्म को अपना लिया था, शांति को अपना लिया था। उसकी जानकारी चौथे नंबर शिलालेख में मिलती है। नंबर 5 पे दोस्तों लिखा हुआ है कि जो धर्म महामात्र है, यानी धर्म महामात्र नामक एक अधिकारी, मतलब ये एक पद है दोस्तों, ये एक पद है। क्या पद है? धर्म महामात्र। ये एक पद है। इस पद पर जो व्यक्ति तैनात होगा, जिस व्यक्ति को यह पद दिया जाएगा, उस व्यक्ति की चर्चा मिलती है, उस व्यक्ति की चर्चा मिलती है 5वें शिलालेख में। नंबर 6 पे दोस्तों अशोक ने कहा है कि मेरे जो अधिकारी हैं वो जन कल्याण की अगर कोई बात है वो कभी भी किसी भी टाइम किसी भी वक्त मेरे से आकर मिल सकते हैं, चाहे मैं सो रहा हूं चाहे मैं उठ रहा हूं, मुझसे मुलाकात करने का उनको छूट है। नंबर 7 पर जो अशोक की जानकारी में वो लिखा हुआ है कि अशोक ने विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय बनाए रखा। मतलब अशोक के टाइम में और भी ऐसे धर्म प्रचलित थे समाज में, उन धर्मों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव अशोक ने नहीं किया। अगर कोई भेदभाव किसी बात को लेकर है तो उसका समाधान किया। उसने हर धर्म को समानता समन्वय ही स्थापित करने का प्रयास किया था। इसकी जानकारी 7वें शिलालेख में है और यह सबसे बड़ा शिलालेख भी है। अब क्वेश्चन यह पूछेगा अशोक के जो 13 शिलालेख हैं उनमें सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो याद रखिएगा दोस्तों 7वां शिलालेख है जिसमें सभी धर्मों को सहिष्णुता या समन्वय बनाए रखने की बात की गई है। नंबर 8 पे कहा गया है धम्म यात्रा की चर्चा। अशोक ने कहा है कि जो व्यक्ति कोई भी धर्म को अपनाता है मतलब वो अपने धर्म की यात्रा कर सकता है। जिस प्रकार अशोक ने लुम्बिनी की भी की थी, गया की भी की थी, बोध गया की भी की थी, तो इसलिए अशोक ने जो धम्म यात्रा की थी उसकी चर्चा 8वें शिलालेख में मिलती है। 9वें शिलालेख में कहा गया है कि अशोक ने कहा कि छोटे छोटे जो त्योहार होते हैं ना उन पे समाज का सबसे ज्यादा पैसा लगता है।
और उस टाइम लोगों की जो आर्थिक स्थिति थी उससे उभारने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अशोक ने छोटे छोटे त्योहारों पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया था। बोला आप बड़े त्योहार मनाओ, दिवाली बनाओ, होली बनाओ, ये छोटे छोटे त्योहार बनाने में आप अपना पैसा क्यों खर्च लगा रहे हो। इसलिए इसने छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो कि 9वें शिलालेख में जानकारी मिलती है। नंबर 10 पर दोस्तों, राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में काम करेंगे। मतलब अशोक ने 9वें शिलालेख में यह बात लिखवाई है कि जो शासक है, जो शासक के अधिकारी है, वो हमेशा किसके हित में काम करेंगे, प्रजा के हित में काम करेंगे। ऐसा कोई नियम ना बनाए, ऐसा कोई कार्य ना किया जाए जिससे उस नियम या उस कार्य से किसी प्रजा का अहित देखने को मिले। तो इसकी जानकारी नंबर 10 पे है। और अशोक ने यह भी कहा है कि मेरे जो अधिकारी है वो ब्राह्मणों को न सताए। मतलब जो 10वां शिलालेख है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी हमेशा वही काम करें जो प्रजा के हित में हो। नंबर 2 पे इसी में लिखा हुआ है कि मेरे जो अधिकारी है वो कभी भी ब्राह्मणों को ना सताए, ना ही समाज ब्राह्मणों को सताए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 12 पे। नंबर 12 में अशोक ने क्या किया, महिलाओं की जो स्थिति समाज में खराब हो रही थी, इसको सुधारने के लिए इसने एक पदाधिकारी नियुक्त किया, शिस्त्री महामात्र, यानी महिला महामात्र नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की, जिसपे एक महिला को नियुक्त किया जाता था। वो समाज में भ्रमण करती थी, वो देखती थी किसी महिला का अगर शोषण हो रहा है तो उसका विरोध करे, उसको वो राजा को सूचना दे, अशोक उसका मतलब सुधार करेगा उन नियमों में। और आगे बात करें नंबर 13 जो कि अंतिम शिलालेख है अशोक का, उसमें कलिंग युद्ध की चर्चा मिलती है, जो कि आपका 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का राजा कौन था दोस्तों, राजा नंदराज था। और कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसली थी। और अगर बात की जाए वो युद्ध का कारण क्या था, तो आथी, क्योंकि कलिंग अपने आप में प्रसिद्ध किसके लिए था दोस्तों, आथी के लिए। तो ये हमारे 13 शिलालेख हो गए। अब बात करते हैं दोस्तों अन्य फैक्ट क्या है अशोक से रिलेटेड। तो बात करते हैं, एक मध्य प्रदेश के अंदर में एक अभिलेख है दोस्तों, एक जो है आपका कौन सा है, गुजरा। कौन सा है, गुजरा। मध्य प्रदेश के गुजरा और कर्नाटक के अंदर में मास्की। मतलब है दोस्तों जो एमपी यानी मध्य प्रदेश में तो है गुजरा, और एक है आपका कर्नाटक के अंदर में है दोस्तों मास्की। कौन सा है, मास्की। ये जो दो आपके अशोक के जो अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों में अशोक का जो नाम है वो क्या लिखा हुआ है, अशोक ही लिखा हुआ है। मतलब अशोक ने बहुत से अभिलेख लिखवाए हैं, बहुत से अभिलेख लिखवाए हैं, लेकिन केवल ऐसे 2 अभिलेख मिले हैं जिस पे अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। मतलब उन नाम से पहचान ये होती है कि वही अशोक मौर्य वंश का शासक था, या अशोक महान था, या अशोक सम्राट था। ठीक है दोस्तों, तो आपसे क्वेश्चन यह पूछा जाएगा कि अशोक नाम किन 2 अभिलेख या किन किन अभिलेखों पर लिखा हुआ है, तो आप कहोगे गुजरा पे लिखा हुआ है और मास्की पे लिखा हुआ है। अब ये पूछते हैं गुजरा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में, और मास्की कहां पर है दोस्तों, कर्नाटक के अंदर में। नेक्स्ट दोस्तों एक और अभिलेख है भाबरू अभिलेख। भाबरू अभिलेख दोस्तों कहां पर पड़ता है, ये राजस्थान में। भाबरू अभिलेख, इस अभिलेख में अशोक के लिए जो शब्द यूज किया गया है वो किया गया दोस्तों अशोक सम्राट। क्या किया गया है, अशोक सम्राट शब्द। अब आपसे ये पूछेगा कि अशोक सम्राट किस अभिलेख के ऊपर लिखा हुआ है, तो भाबरू अभिलेख। कहां पड़ता है, राजस्थान पे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया ऐसा कौन सा अभिलेख है जिस पर अशोक नाम मंडा हुआ है, तो वो आपका एक तो है गुजरा। कौन सा है दोस्तों, गुजरा, जो कहां पर पड़ता है, मध्य प्रदेश में। और एक आपका कौन सा है दोस्तों, मास्की। कौन सा है, मास्की, जो कहां पर पड़ता है, कर्नाटक में। कहां पड़ता है, कर्नाटक में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अशोक ने करीबन माना जाता है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। आप अंदाजा लगाइए दोस्तों बौद्ध धर्म कितनी ऊंचाई पर पहुंचा होगा अशोक के टाइम। मतलब 84,000 स्तूप थोड़े नहीं होते दोस्तों, गिनती करना भी नामुमकिन। अगर हम गिनने लग जाए तो 84,000 स्तूपों की गिनती नहीं कर सकते इतने। तो सोचिएगा बौद्ध धर्म कितनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुका था। नेक्स्ट दोस्तों एक रोमन देई अभिलेख है। रोमन देई अभिलेख है जो हमें नेपाल से मिलता है। कहां से मिलता है दोस्तों, नेपाल से मिला। उस अभिलेख से हमें अर्थव्यवस्था की चर्चा मिलती है। अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था। मतलब क्या है दोस्तों, अशोक के टाइम में, अशोक के समय जो आर्थिक स्थिति थी, जो आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो आर्थिक स्थिति केवल हमें किस चीज से जानकारी मिलती है, तो रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है, जो कहां पर है, नेपाल में। ये फैक्ट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है रुम्मनदेही अभिलेख कहां पर मिला है, तो नेपाल में मिला है। उस पर किस चीज की जानकारी मिली है, तो अर्थव्यवस्था संबंधी जानकारी मिली है। अब बात करते हैं, अशोक ने कुछ स्तंभ भी लिखवाए थे, अशोक ने कुछ स्तंभ भी लिखवाए थे। उन स्तंभ में कुछ एक फेमस है, कुछ एक प्रसिद्ध है, उसकी बात की जाए। पहला जो स्तंभ है वो है रुम्मनदेही अभिलेख, जो अभी अभी हमने बात की। अब कहां पर मिला ये दोस्तों, नेपाल के अंदर में मिला है। किसकी चर्चा है, अर्थव्यवस्था की चर्चा है। अब देखो कई जगह पर क्या मिलता है दोस्तों, जो रुम्मनदेही अभिलेख है वो आपका यहां पर लिखा हुआ है अफगानिस्तान में, और यहां लिखा हुआ है नेपाल में। अब देखो दिक्कत क्या है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि रुम्मनदेही अभिलेख है वो नेपाल के अंदर में मिला है, लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह बात गलत है कि नेपाल में मिला है, बल्कि यह अफगानिस्तान में मिला है। अब यह बात सच है दोस्तों, यह बात सच है। इसका पीछे कारण क्या है कि रुम्मनदेही जो अभिलेख है जो अफगानिस्तान में मिला है, और अफगानिस्तान में जिस लिपि का प्रयोग हुआ था वो लिपि कौन सी थी, अरमाइक लिपि थी। कौन सी लिपि थी दोस्तों, अरमाइक लिपि थी। अरमाइक लिपि से पहचान होती है कि जो अभिलेख रुम्मनदेही से मिला है वो अफगानिस्तान से संबंध रखता है, ना कि दोस्तों नेपाल से संबंध रखता, क्योंकि नेपाल से हमें किसी प्रकार की कोई लिपि का साक्ष्य नहीं मिला। इसलिए आप ये काट सकते हो, रुम्मनदेही वाला ये काट सकते हो, नेपाल वाला ये आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो रुम्मनदेही अभिलेख है ये सबसे छोटा अभिलेख है, सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा की अगर बात की जाए तो हमने वो 13वां शिलालेख में पढ़े थे हम लोगों ने, तो उसमें सबसे बड़ा था आपका, वो पढ़ लिया। अब बात करें सबसे छोटा अभिलेख जो है वो रुम्मनदेही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोपरा अभिलेख। टोपरा अभिलेख कहां पर है, पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, हरियाणा के अंदर में पड़ता है दोस्तों। दूसरा अगर बात करें टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक, यानी दोस्तों एक वंश पढ़ोगे आप मध्यकालीन भारत में जिसका नाम होगा तुगलक वंश। कौन सा वंश होगा दोस्तों, तुगलक वंश। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम उसका, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की जाएगी, और तुगलक वंश का में ही एक शासक आता है फिरोज शाह तुगलक। कौन है दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक। ये वही फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों जिसने भारत में नहरों का जाल बिछाया था। उसी फिरोज शाह तुगलक ने भारत में करीबन कुछ नगरों को बसाया था। एग्जाम्पल में हरियाणा में हिसार, ये फतेहाबाद, इस प्रकार कुछ एक प्रमुख नगर है, शहर है जिसको इसने बसाया था। इसी प्रकार अगर बात की जाए टोपरा अभिलेख की, तो टोपरा अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया था। मतलब हरियाणा से इस टोपरा अभिलेख को ले जाकर वो दिल्ली में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है तुगलकाबाद। आप मेट्रो स्टेशन में कभी भी जाएंगे दिल्ली के अंदर में, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है तुगलकाबाद नगर। तो वहीं पर दोस्तों इसकी क्या करता है, ये स्थापना करता है, उसको वहां पर रख देता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पर दोस्तों, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जो कि अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाती, जिसने बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को कहा था, वही कारुवाती है। इसी वजह से आपका जो अभिलेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्यों रानी का अभिलेख क्यों कहते हैं दोस्तों, इस अभिलेख पे चर्चा मिलती है कि जो कारुवाती है इसने लोगों को जो दान दिया था उस दान की जानकारी मिलती है कि दान दिया करती थी। नेक्स्ट दोस्तों, अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित किया था। अकबर ने किसे इलाहाबाद स्थापित किया था, कौन सा अभिलेख है दोस्तों, ये है आपका कौशाम्बी अभिलेख है। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रानी का अभिलेख भी कहते हैं। इसे अकबर ने कहां पर स्थापित किया था, अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित किया था, इलाहाबाद स्थापित किया था। और इसी को अंदर में कारुवाती जो अशोक की पत्नी है उसके द्वारा दिए गए दान की चर्चा मिलती है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, अगला नंबर 4 पे है मेरठ अभिलेख। मेरठ अभिलेख, मेरठ आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह पहले तो ये मेरठ में था, लेकिन अब ये दिल्ली के अंदर में है। अब ये कहां पर है, दिल्ली के अंदर में है। और ये आपका दिल्ली में कहां पर है, तुगलकाबाद में है। मतलब पहले ये मेरठ में थे जिस टाइम इसे अशोक ने बनवाया था, बाद में इसे कहां पर लाया गया,
तुगलकाबाद में लाया गया। और तुगलकाबाद में लाने वाला शासक कौन था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक था, जो कि तुगलक वंश के अंदर में जो सबसे ज्यादा फेमस है, नगरों का निर्माता भी कहा जाता है, नहरों का जाल बिछाने वाला भी कहा जाता है। अधिकतर मात्रा में आप जितनी नहरें देख रहे हो, इनमें अधिकतर मात्रा में 100 में से 60-70 नहरें करीबन फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बनवाई गई थी। आगे बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका नंबर 5 पे है रामपुरवा अभिलेख। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौशाम्बी अभिलेख कहां पर है, टोपरा अभिलेख कहां पर है, रोमनदेही अभिलेख कहां पर है। फैक्ट है दोस्तों, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं रामपुरवा अभिलेख। रामपुरवा अभिलेख बिहार में, बिहार में एक स्थान पड़ता है चंपारण, ये वहीं पर है। अगला है नंबर 6 पे लोरिया नंदनगढ़। लोरिया नंदनगढ़ अभिलेख है, जो ये भी आपका बिहार में है। और लोरिया अरेराज, मतलब लोरिया के नाम से 2 अभिलेख है, लोरिया नंदनगढ़ और लोरिया अरेराज। ये दोनों के दोनों कहां पर है? बिहार में। और रामपुरवा भी कहां पर है? बिहार में। अब बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारी, मतलब दोस्तों मौर्य वंश के, जब चंद्रगुप्त मौर्य था उस टाइम ऊंचाइयों पर छू रहा था, और जब अशोक था उस टाइम तो पूछिए मत दोस्तों, दूसरे देशों तक बौद्ध धर्म का प्रचार किया और हर देश ने बौद्ध धर्म को अपनाया। मतलब किसके दम पे? अशोक के नाम से खौफ खाते थे। श्रीलंका तक मान के चलिएगा, श्रीलंका के शासक ने भी अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म के प्रचार वाले व्यक्ति यानी महेंद्र और संघमित्रा, इनका सम्मान किया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था श्रीलंका के शासक ने। तो सोच के देखिए कितना शक्तिशाली। लेकिन इसके बाद जितने अधिकारी आएंगे ना, सारे के सारे अयोग्य हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई काबिलियत नहीं थी। उसमें सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, अशोक की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों की बात हुई। अब बात करते हैं अशोक की मृत्यु कब हुई? 223 ईसा पूर्व। 223 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो जाती है। कहां पर हुई थी दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी। कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अब अशोक की मृत्यु के बाद जितने भी उत्तराधिकारी, उनमें सबसे प्रमुख आता है कुणाल। कौन आता है दोस्तों? कुणाल। ये इतने ज्यादा कोई इसने कोई काम नहीं किया था, नाम मात्र इसकी कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। और नंबर 2 पर इसके बाद आता है कुणाल के बाद, जिसका नाम है दशरथ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब किसके लिए? नागार्जुन की गुफा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं दशरथ के नाम बारे में। दशरथ जो है दोस्तों, इसने एक उपाधि ली थी, उस उपाधि का नाम था देव नाम प्रिय। देव नाम प्रिय की इसने उपाधि ली थी। और आजीवक संप्रदाय के लिए इसने गया नाम का स्थान कहां पर पड़ता है दोस्तों? बिहार में। कहां पर पड़ता है? बिहार में। और बिहार में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम क्या है? नागार्जुन। कौन सी है? नागार्जुन पहाड़ी। और नागार्जुन पहाड़ी के अंदर में 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था। मतलब आजीवक संप्रदाय को 4 गुफा कौन दे चुका है? अशोक दे चुका था। कौन दे चुका था? अशोक भी दे चुका था। आगे चलकर जब अशोक के उत्तराधिकारी है, जो कि कुणाल के बाद आता है दशरथ, उसके द्वारा भी 3 गुफाएं दी गई थी, जो कि गया नाम के क्षेत्र में ही है। लेकिन वो किस पहाड़ी के अंदर में है? नागार्जुन की पहाड़ी में। लेकिन अशोक ने जो गुफाएं दी थी वो बराबर की पहाड़ियों में थी। ठीक है दोस्तों, तो अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दी थी, और नागार्जुन की 3 गुफाएं जो दी गई है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो वो दी गई थी दशरथ के द्वारा दी गई थी। आगे चल के अगर बात करते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन है, अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक मौर्य वंश का है दोस्तों बृहद्रथ। क्या नाम है? बृहद्रथ है। ये एक अयोग्य शासक था, मतलब जितनी काबिलियत चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर में अशोक में थी, उतने मौर्य वंश में कोई ऐसा शासक नहीं था जिसमें ऐसी काबिलियत हो। तो इन्होंने अपने तलवार के, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, सोचिए दोस्तों, निम्न जाति का व्यक्ति जिसके ना आगे कोई ना उसके पीछे कोई, सिर्फ अपने गुरु के मार्गदर्शन पे चलकर उसने एक अखंड भारत का निर्माण करवाया। आगे चलकर उसी चंद्रगुप्त मौर्य का जो पोता था, जो इसका नाम अशोक था, उसने भी तलवार को त्यागने के बाद भी कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसने भारत की तरफ आंख उठा के देखा हो या किसी भारी आक्रमण हुआ हो। भारी तो छोड़िए दोस्तों, देश के अंदर भी इतने जनपद थे, किसी में भी इतना साहस पैदा नहीं हुआ कि कोई भी अशोक के टाइम में विद्रोह कर सके या अशांति फैला सके। बेशक उसने तलवार छोड़ी थी दोस्तों, लेकिन हथियार चलाना नहीं भूला। लोग जानते थे कि अशोक जब तलवार को थामता है तो वो खून की नदियां बहा देता है। तो इसीलिए दोस्तों ये 2 तो फेमस थे। लेकिन अगर बात करें बृहद्रथ जो अंतिम शासक था, जो कि एक अयोग्य था, और इसी के समय में जो कलिंग नाम का क्षेत्र है, देखिए दोस्तों, कलिंग को जो एक शासक था, आपने पढ़ा होगा मौर्य, सॉरी आपने कौन सा वंश था दोस्तों? नंद वंश। कौन सा है? नंद वंश। नंद वंश के अंदर में आप लोगों ने पढ़ा था महापद्मानंद। किसको दोस्तों? महापद्मानंद। महापद्मानंद ने भी कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। लेकिन कलिंग को पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया,
पूर्ण रूप से नहीं जीत पाया, उसी कलिंग को अशोक ने पूर्ण रूप से जीता। ठीक है, और जब तक अशोक जिंदा था कभी भी कलिंग में कोई विद्रोह नहीं हुआ। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद जो इसके उत्तराधिकारी थे उनकी काबिलियत नाम मात्र थी, जिसमें बृहद्रथ का नाम आता है। और बृहद्रथ के टाइम में दोस्तों कलिंग ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और उस टाइम कलिंग का सबसे शक्तिशाली शासक में गिनती होती थी राजा खारवेल। क्या नाम था दोस्तों? राजा खारवेल। राजा खारवेल ये कलिंग का क्या था दोस्तों? शासक था, और इसी ने स्वतंत्रता की। और आगे अगर बात करें जो ये बृहद्रथ है ना दोस्तों, ये इसका जो सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति था जिसका नाम था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ये इसका सेनापति था। किसका? बृहद्रथ का। बृहद्रथ की हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, और एक नए वंश की स्थापना करता है जो कि आपका शुंग वंश के नाम से है। वो शुंग वंश भारत में पहला ऐसा वंश होगा जो ब्राह्मण वंश कहलाएगा। यानी दोस्तों अब आगे जो हमारा जो मतलब वंश शुरू होगा वो ब्राह्मण साम्राज्य होगा, क्योंकि जो ब्राह्मणों की स्थिति आप देख रहे हो इतनी ज्यादा गिर रही थी, उसी का उत्थान करेगा पुष्यमित्र शुंग। और जितने भी बौद्ध धर्म के अंदर में अशोक के द्वारा 84,000 स्तूप बनाए गए थे, उन 84,000 स्तूपों का सर्वनाश करके छोड़ देगा पुष्यमित्र शुंग, और जो ब्राह्मण धर्म है इसका उत्थान देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोगों ने मौर्य वंश को कंप्लीट कर दिया है। मौर्य वंश की आपको 2 क्लास पहले मिल चुकी है, एक आपने चंद्रगुप्त मौर्य की देखी, उसके बाद आपने बिंदुसार की देखी, और आज की क्लास में हम लोगों ने अशोक को भी पढ़ा है। उसके बाद उसका मौर्य वंश का जो अंतिम शासक है बृहद्रथ, इसके बारे में थोड़ा सा तो वो हम लोगों ने पढ़ लिया। तो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों मौर्य वंश ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी अगर कोई बाय मिस्टेक अगर गलती हो भी जाती है तो आप कमेंट में कीजिए दोस्तों, अगली बार उसमें सुधार भी किया जाएगा। अगर जितना हम लोगों ने डाटा इकट्ठा किया है इतिहास का वो ज्यादातर सोर्स मतलब ऑथेंटिक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई मिस्टेक। आप कंपटीशन के ध्यान में रखिएगा, हम इन कहानियों को इसलिए बनाती हैं क्योंकि आपको ये सीक्वेंस बना रहे, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अन्यथा दोस्तों फैक्ट तो इतने हैं कि 15 मिनट में मौर्य वंश ही खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तरीका ऐसा बनाया जाए ना कि आप लोगों को समझ में आए। हम आपके लिए कर रहे हैं ना कि अपने लिए, हमें तो आता है दोस्तों, और नहीं आता थोड़ा बहुत अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो दोस्तों लाइक शेयर कीजिए। आज की क्लास हमारी इतनी। जय हिंद, जय भारत।